Audio Jungle. नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, ठीक है। आज हमारी अकाउंट की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, बताओ क्या? मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था कि अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स क्यों आया। साथ के साथ हमने दो डेफिनेशंस कवर की थी, असेट क्या है और एक्सपेंस क्या है, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जिस तरीके से असेट एंड एक्सपेंस होते हैं उसके आगे भी जो हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उन्हें आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखो, सबसे पहला जो हमारा अकाउंटिंग टर्म है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू पैसा, है ना? अब देखो क्या होता है, बिजनेस के लिए उसका रेवेन्यू दो जगह से आ सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं कमा रही हूं, जो मैं मेन बिजनेस कर रही हूं उससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो मैं अपना मेन बिजनेस कर रही हूं, जिस बिजनेस में मैं हूं, समझ रहे हो? जिस चीज का मैं बिजनेस करती हूं उसे हम कहते हैं मेरे ऑपरेशंस। मतलब अगर मैं बॉटल बनाती हूँ और बॉटल बेचती हूँ तो बॉटल बेच के जो मुझे पैसा आएगा वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? सपोज अब मेरा बिजनेस है बॉटल को बेचने का, टक टक मैं बॉटल्स को बेचती हूँ, ठीक है? तो ये है मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब साथ के साथ मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है? तो शेयर्स में जो मैं पैसे लगा रही हूँ उससे जो मैं इनकम कमाऊंगी, शेयर में पैसे लगा के किस फॉर्म में इनकम आती है? डिविडेंड। डिविडेंड के फॉर्म में इनकम आती है, या शेयर बेच के जो मुझे फायदा है उस फॉर्म में इनकम आती है, उसे मैं कहूंगी रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि मेरा मेन काम शेयर्स में डील करना नहीं है, मेरा मेन काम तो बॉटल्स बेचना है। मैंने एक दुकान खोली है जिसमें मैं बॉटल्स बेच रही हूँ, तो मेरा बिजनेस किस चीज का है? बॉटल्स बेचने का। इसीलिए मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? बॉटल्स बेचने की। तो उससे जो बेच के पैसा आएगा वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन साथ के साथ मैं कुछ पैसे शेयर्स में भी लगा देती हूँ, तो उससे जो डिविडेंड आएगा या उन शेयर्स को बेच के जो इनकम होगी वो है रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिकॉज ये मेरा मेन काम नहीं है, ये मैं साइड बाय कर रही हूँ, मेन मेरा बिजनेस शेयर्स में डील करना नहीं है, इसीलिए इसे मैं कहती हूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है? क्लियर? अब देखो, अब एक चीज इसमें है, मैंने वर्ड यूज किया है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब टोटल। इसमें से अभी मेरा एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ है। इसका मतलब जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे हो सकती है? अगर मैं गुड्स में एंगेज हूं तो सेल ऑफ गुड्स। अगर मैं अब बिजनेस किस चीज का करी? गुड्स का। बॉटल हो गया, पेन हो गई, नोटबुक हो गई, कोई भी ऐसी चीज। गुड्स किसे कहते हैं? टेंजेबल आइटम्स को, जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है? उन्हें हम कहते हैं गुड्स। तो अगर मैं गुड्स का बिजनेस कर रही हूं तो मैं उसमें सेल वर्ड यूज करूंगी, ठीक है? तो रेवेन्यू का मतलब क्या? टोटल मेरे पास सेल करके जितना पैसा आया, टोटल। अभी उसको सेल करने के लिए जितना मेरा खर्चा हुआ वो मैंने माइनस नहीं किया है। मतलब क्या? मैं आप लोगों से ये बोल रही हूं, मैंने गुड्स बेचे, मान लो मैं बॉटल्स का बिजनेस करती हूँ
और मैंने 10,000 बॉटल सेल करी। पर बॉटल मैंने 10 रुपए में सेल की। कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो मेरी सेल प्रोसीड्स कितनी हो गई? कितनी हो गई मेरी सेल प्रोसीड्स? 1,00,000 रुपए। ठीक है। अब बॉटल्स को बेचने के लिए मैंने खर्चा भी तो किया होगा कि नहीं किया होगा? दुकान खोली है, उसका रेंट दे रही होंगी मैं। अगर मैं बॉटल्स को खुद ही बनाती हूँ तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैंने पहले बॉटल खरीदी होंगी, तो परचेज कॉस्ट होगी। ये सब कहाँ गई? ठीक है, तो ये सब क्या है? मेरा एक्सपेंस। लेकिन रेवेन्यू हम किसे बोलते हैं? टोटल बेच के जो मेरे पास पैसा आएगा, आ गया है या आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अभी उसमें से एक्सपेंस माइनस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पूरे 1,00,000 रुपए अभी मेरे को बॉटल सेल करके या तो आ गए या तो आएंगे, लेकिन अभी इसमें एक्सपेंस माइनस नहीं हुए। ठीक है, तो ये है मेरा रेवेन्यू। किससे? फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये या तो मेरा गुड्स को सेल करने से हो सकते हैं, गुड्स को सेल करने से हो सकते हैं, या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस से हो सकते हैं। जैसे ये मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, ये क्या है? मैं अपनी सर्विसेज रेंडर कर रही हूं आप लोगों को। इसमें मैं कोई गुड्स थोड़ी ना बेच रही, तो इससे मैं क्या कहूंगी? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सेल वर्ड वहां यूज होता है जहां हम गुड्स से डील करते हैं, किसी टेंजिबल आइटम से डील करते हैं, जिसमें खरीदना बेचना इन्वॉल्व होता है टेंजिबल आइटम्स का। ठीक है, लेकिन सर्विसेज में हम यूज करते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, बिकॉज सर्विस को कोई ओन नहीं कर सकता। मैंने आपको सर्विसेज दी, बस हो गया ये बात। गुड्स में क्या होती है? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए वर्ड यूज होता है सेल। जैसे मैंने आपको बॉटल बेच दी, अब वो बॉटल आपकी हुई, आप उस बॉटल के ओनर है, मैं नहीं, इसलिए वर्ड यूज होता है सेल। लेकिन सर्विसेज में अब मैंने आपको पढ़ाया, अब आप मुझे ये नहीं बोल सकते मैम अब आप किसी और को नहीं पढ़ा सकती। नो 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 नो, आप मुझे ये नहीं बोल सकते। मैंने आपको सर्विस रेंडर कर दी, अब मैं किसी और को भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो सर्विस में कोई किसी का ओनर नहीं होता। आपकी मेरे ऊपर कोई ओनरशिप नहीं हुई है, मैं किसी और को भी पढ़ा सकती हूँ। इसी को हम कहते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला, गुड्स बेच के जो मुझे पैसा आए, मतलब मेरा मेन बिजनेस ही किसी गुड्स में डील करना है। दूसरा, सर्विस से मुझे पैसा आए, मतलब जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ उससे मैं जो कमाऊंगी। रेवेन्यू मतलब अभी उसमें एक्सपेंस माइनस नहीं हुए हैं। ठीक है, क्लियर। थर्ड है अदर। अदर का मतलब क्या? जैसे मेरा मेन बिजनेस है प्रॉपर्टीज को रेंट पे देना। क्या बिजनेस है? मैं प्रॉपर्टीज को रेंट पे दे रही हूं, तो मेरे लिए ये रेंट इनकम मेरी ऑपरेटिंग इनकम हो गई। ऑपरेटिंग इनकम कैसे? क्योंकि मेरा मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टीज को लेट आउट करना है, रेंट पे देना है, तो मेरे लिए, इसीलिए मेरे लिए क्या हो गई? मेरी ये ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गई? ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो ये रेवेन्यू हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब रेवेन्यू नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया डिविडेंड। अगर मैं शेयर्स में डील कर रही हूं, ठीक है, या मैंने डिबेंचर्स खरीदे हैं, मैं डिबेंचर्स भी खरीदती हूँ, डिबेंचर्स खरीदे, या मैंने कहीं बैंक में एफडी कराई है, तो उसका इंटरेस्ट मुझे मिलेगा ना। तो क्या एफडी कराना मेरा मेन बिजनेस है? मैं बैंक थोड़ी ना मुझे एफडी कराती हूँ, ये तो मैंने पैसे लगाए और मैंने कमाई करी, तो एफडी पे इंटरेस्ट पर ये रेवेन्यू है। उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए अगर कुछ एक्सपेंस माइनस होंगे, वो एक्सपेंस माइनस करके मेरी नेट इनकम आएगी। लेकिन रेवेन्यू किसे कहते हैं? जिसमें कोई एक्सपेंस माइनस नहीं है, टोटल मुझे कितना मिला। ठीक है, अब वो रेवेन्यू का मतलब आप सिंपल समझो, रेवेन्यू मतलब टोटल मुझे कितना मिलेगा, मिल गया है या मिलेगा। ठीक है, उस अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, किससे?
किससे? या तो मेरे मेन बिजनेस से, जिसको मैं कहूंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या जो मेरा बिजनेस नहीं है उससे, उसको मैं कहूंगी मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ये था पूरा का पूरा हमारा रेवेन्यू का एनालाइज करना, रेवेन्यू को समझना। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है लायबिलिटी। क्या मतलब है इसका? दिख रहा है? पैसे जाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे, तो लायबिलिटी का मतलब है जब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा पैसे देने का। सामने वाला हाथ चला के खड़ा है, दो चलो मेरे पैसे, अभी तक मैंने पैसे दिए नहीं है, मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, लायबिलिटी मतलब जब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है पैसे देने का, उसे मैं क्या कहूंगी? लायबिलिटी। एग्जाम्पल, वही हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैं बॉटल बिजनेस में हूं। अब मैंने बॉटल्स खरीदी भी होंगी, परचेज करी होंगी मैंने बॉटल्स। मान लो मैंने पहले ये 10,000 बॉटल्स खरीदी हैं किसी से 5 रुपए पे। कितने रुपए पे? 5 रुपए पे। मतलब कितने हो गए? 50,000 रुपए। और अभी तक उसको मैंने इसके पैसे नहीं दिए हैं, इसके पैसे नहीं दिए हैं, तो देने हैं कि नहीं देने? देने पड़ेंगे। तो अब ये मेरा क्या हो गया? ऑब्लिगेशन टू पे। मुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे भाई, बच नहीं सकते। तो इसको मैं क्या कहूंगी? क्रेडिटर। ये मेरा क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मतलब कौन? जिसको मुझे पैसे देने हैं। अब जिसको मुझे पैसे देने हैं तो मतलब वो मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी। क्यों हो गई लायबिलिटी? बिकॉज लायबिलिटी मतलब जब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है पेमेंट करने का। अब कौन से केसेस में मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा? जब बदले में मैंने कोई सर्विसेज ले ली है उससे। इस केस में जैसे मैंने उससे गुड्स ले लिए हैं। ऑब्लिगेशन राइज ही कब होता है? जब इन कंसीडरेशन सामने वाली पार्टी ने मेरे लिए कुछ कर दिया। मान लो अभी तक मैंने उससे गुड्स ही नहीं खरीदे, तो वो बन ठन के मेरे पास आ सकता है क्या? ओ 50,000 देना बॉटल्स के। आप बोलोगे हैं काय के 50,000? कौन से 50,000? काय के पैसे मांग रहे हो मुझसे? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं खरीदा है, काय के पैसे मांग रहे हो? पैसे कब मांग सकता है वो? जब उसने आपके लिए मतलब बिजनेसमैन के लिए इन कंसिडरेशन कुछ कर दिया हो। मतलब इस क्रेडिटर ने मुझे जब बॉटल सप्लाई करेगा तभी तो मेरा ऑब्लिगेशन बनेगा उसको पैसे देने का। अगर मुझे बॉटल्स ही नहीं दिए उसने तो काय के पैसे दूंगा उसे? तो जब वो मुझे बॉटल्स देगा तब मेरा ऑब्लिगेशन आएगा उसको पैसे देने का। तो जैसे ही उसने इन कंसिडरेशन मतलब सामने वाली पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने मेरे लिए मतलब बिजनेसमैन के लिए जब इन कंसिडरेशन कुछ कर दिया, उस टाइम मेरा ऑब्लिगेशन आ गया इसको पैसे देने का। तब मैं जाके उसे कहूंगी अपनी लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे। ओके, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली डेफिनेशन पे। ओहो, अब आती है इनकम। जब आपके पास पैसा ही पैसा आता है। इनकम मतलब क्या? पैसे की बारिश। पैसे की बारिश हो रही है, आप कमा रहे हो। ठीक है, अब देखो इनकम के होते हैं दो पार्ट्स। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है गेन। क्या हो गया इसका मतलब? ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला रेवेन्यू मतलब आपका टोटल जितना पैसा आना है या आ गया है। जब उसमें से मैं अपने एक्सपेंस माइनस कर देती हूं ना, कि उस पैसे को कमाने के लिए मुझे जितना खर्चा करना पड़ा, तब आती है इनकम। ठीक है, जैसे मैं गुड्स को सेल करती हूं तो सेल से मुझे हुआ रेवेन्यू। जैसे बॉटल्स बेचने से मुझे क्या हुआ? रेवेन्यू। लेकिन उस बॉटल को बेचा है 10,000 की बॉटल 10 रुपए पे 1 लाख बेच दिया आपने। मतलब
1,00,000 रुपया आपने कमा लिए, लेकिन इसे कमाने के लिए पहले आपने बॉटल्स खरीदी भी थी। आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मतलब वो जो बनाता नहीं है, सीधा फिनिश गुड्स खरीदता है और बेचता है। और मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो खुद ही बनाता है फिर बेचता है। मतलब मैन्युफैक्चरर होती तो मैं क्या करती, स्टील खरीदती फिर स्टील की बॉटल्स बनाती, और ट्रेडर क्या करता है, डायरेक्ट बॉटल्स खरीदता है और बेचता है। तो चाहे ट्रेडर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, अगर ट्रेडर है उसने बॉटल्स बेची तो है, पर खरीदने के लिए पैसे लगे होंगे ना, एक्सपेंस हो गया ना, परचेज एक्सपेंस, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरर है तो बनाने के एक्सपेंस लगे होंगे कि नहीं। तो जब मेरे रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देती हूं तो आ जाती है माला माल, इनकम, पैसा ही पैसा, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट मतलब इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अपना मेन बिजनेस करके जो मैं कमाती हूं मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस एक्सपेंस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आएगा मेरा प्रॉफिट। देखो बिजनेस करती हूं मैं, यस, सारी डीलिंग्स कर रही हूँ, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रही हूँ बॉटल बेचने के, ये मैं ही हूँ, समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रही, मैं ही हूँ, बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रही हूँ मैं। चलो 1 के ऑर्डर दो, बॉटल्स आपके यहाँ पहुंच जाएंगी, आपके इसको मैं बोल रही हूँ आपके यहाँ बॉटल सप्लाई हो जाएंगे, अपने हर एम्प्लॉय को बॉटल देना, स्टील की बॉटल में पानी पियेंगे बढ़िया, ठीक है, ओके, होगा काम। अब मैं साइड बाय साइड क्या करती हूँ, शेयर्स में ट्रेडिंग भी करती हूँ, ये मेरी मोबाइल है, इससे मैं अपने शेयर्स भी खरीदती बेचती रहती हूँ, ठीक है। तो उससे मान लो आया डिविडेंड, ठीक है, आया डिविडेंड आया, और डिविडेंड तो है मेरा रेवेन्यू। अगर मैंने इस डिविडेंड को कमाने के लिए कुछ खर्चा भी किया, खर्चा क्या किया, शेयर्स बाय किए, ठीक है, ये खर्चा नहीं होता। डिविडेंड मतलब डिविडेंड या रेवेन्यू, उसको कमाने के लिए जो खर्चा किया, अभी समझा देती हूँ इसे अच्छे से। जिस कंपनी के मैं शेयर्स खरीद रही हूँ वो कंपनी मुझे 100 रुपए का डिविडेंड दे रही है, ठीक है। अब डिविडेंड कमाने के लिए जनरली हम कोई खर्चा नहीं करते हैं, कंपनी खुद ही डिविडेंड दे रही है, मैंने शेयर्स तो खरीद लिए हैं, अब कंपनी खुद ही महीने में भेज रही, लो 10 रुपए डिविडेंड, तो उसको मैंने कमाने के लिए कोई खर्चा तो किया नहीं। तो इस केस में, डिविडेंड के केस में मेरा रेवेन्यू और मेरी इनकम बराबर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस तो है ही नहीं। तो इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको हम बोलते हैं गेन। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा। अगर मैं अपने खरीदे हुए शेयर्स को सेल कर रही हूं, ठीक है, इसे मैं क्या कहूंगी, अपना रेवेन्यू। मान लो मैंने 10 शेयर्स परचेज किए थे रिलायंस के, जो आज मैं 2,000 रुपए में बेच दे रही हूँ, ठीक है, तो मुझे कितने मिले, 20,000। अब ये 20,000 मेरा रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू मैंने कहा टोटल, जिसमें से एक्सपेंस माइनस नहीं किए, रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बिकॉज मैं शेयर्स के बिजनेस में नहीं हूं, ठीक है, मेन बिजनेस मेरा बॉटल का है, तो ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है, तो मतलब रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन ये तो शेयर्स को बेच के आपको पैसे मिले, खरीदे होंगे तब कुछ पैसे दिए होंगे ना भाई, नहीं दिए क्या, फ्री में किसी ने गिफ्ट किए क्या, नहीं ना। मैंने ये रिलायंस के शेयर्स 1,000 रुपए में खरीदे थे, 10,000, तो अब ये जो 10,000 है ये मेरी इनकम है। इनकम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसका दूसरा नाम क्या है, गेन। क्लियर? तो देखो अब मैं अच्छे से समझाती हूँ। रेवेन्यू मतलब वो जो टोटल पैसा मेरे को आना है या आ गया, जब उसमें से उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो मैंने खर्चे किए हैं उसमें से माइनस कर देती हूँ तो आ जाती है इनकम। अब जैसे रेवेन्यू होती है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू है उसको कमाने के लिए जो मैंने खर्चे किए, एक्सपेंस माइनस किया, तो क्या आ गया मेरा, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसी का नाम क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। वैसे ही मैं जो मेन बिजनेस नहीं करती, मेन बिजनेस के अलावा जिससे मुझे पैसे आने हैं या मिल गए हैं,
उसे मैं कहती हूँ रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब उस इनकम को कमाने के लिए जो मैंने खर्चा किया है, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो मैंने खर्चा किया है, वो एक्सपेंस जब मैं उसमें से माइनस कर दूं, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से एक्सपेंस फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? गेन। क्लियर? ओके। अब देखो, डिविडेंड में डिविडेंड कमाने के लिए मैंने क्या बोला? वो खर्चा माइनस होता है जो इनकम को कमाने के लिए किया है। मतलब मैंने शेयर बेचे, ठीक है, तो शेयर बेचने के लिए शेयर को खरीदना तो जरूरी है ना, इसलिए वो एक्सपेंस माइनस किया। लेकिन डिविडेंड कमाने के लिए मैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ, कंपनी खुद दे रही है, इसलिए उसमें कोई खर्चा हो नहीं रहा। और अगर बाय चांस डिविडेंड को कमाने के लिए आपने कुछ खर्चा कर दिया, तब वो माइनस जरूर होगा, बिकॉज डिविडेंड जो है वो रेवेन्यू है, उसको कमाने के लिए कुछ खर्चा किया है, तो माइनस करोगे तब इनकम बोली जाएगी। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एंड देन इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग इज प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग इज गेन। ओके। एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू पे। ओके, ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने बहुत जगह अपने 11th स्टैंडर्ड में आपने बहुत जगह ये लिखा होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और इसे आपने पता है कहां लिखा होगा? असेट साइड पे। और आपको बताया भी गया होगा कि ये असेट है ही नहीं, ये फिक्टिशियस असेट है, दिख असेट जैसा रहा है लेकिन एक्चुअल में असेट नहीं है। अब बताओ क्यों? मैं बताती हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले याद करो, मैंने असेट क्या बताया था? असेट मतलब वो जिसका बेनिफिट हमें मिलता है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। जैसे मशीन, मैं अपने बिजनेस में कोई मशीन लाई, अकाउंटिंग पीरियड मतलब जो 12 महीने का पीरियड मेरा होता है जिसमें मेरा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है, उस सेम पीरियड में क्या वो मशीन खत्म हो जाएगी? नहीं। मान लो उस मशीन की लाइफ है 10 साल, मतलब 10 साल तक मुझे इस मशीन से बेनिफिट मिलेगा, जिसका बेनिफिट विद इन दैट अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। क्या इस मशीन का बेनिफिट उसी साल खत्म हो जाएगा? नहीं, इस मशीन को तो मैं 10 साल तक यूज करती रहूंगी, तो 10 साल तक मैं इसका बेनिफिट ले रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए उसे मैं कहूंगी असेट। और जिस चीज का बेनिफिट उसी साल खत्म हो जाता है उसे मैं कहती हूँ एक्सपेंस। क्या कहती हूँ उसे मैं? एक्सपेंस। जैसे एम्प्लॉय को मैंने सैलरी दी, 12 महीने उसने मेरे लिए काम किया, उसकी मैंने उसे सैलरी दी, खत्म हो गया। 12 महीने की उसने मुझे सर्विसेज दे दी, अब उसका आगे कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे उसकी मैंने उसे सैलरी दे दी। अब अगले महीने और सर्विसेज चाहिए तो अगले महीने और सैलरी देनी पड़ेगी, इसलिए उससे मैं क्या कहती हूँ? एक्सपेंस। ओके, क्लियर? अब हम आते हैं असेट के ऊपर। तो मैंने असेट क्या बोला? जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हमें मिलता है, ठीक है, उससे मैं क्या कहूंगी? असेट। तो मैं ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को असेट क्यों कह रही हूं? समझो ध्यान से। कंपनी करवाती है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जैसे ये मैकडी, आपने देखा होगा कितनी एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं मैकडॉनल्ड्स वाले, फ्री बर्गर, 50 रुपीज बर्गर, कॉम्बो पैक करवाते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट ताकि उनकी सेल बढ़ जाए। क्यों कराते हैं एडवर्टाइजमेंट? ताकि हम आप बर्गर खरीदें, फोन करें मैकडी पे, जोमेटो आ गए आजकल तो हाल टिक टिक ऑर्डर कर दें। और अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या ऑफर चल रहे हैं? बर्गर नाम की कोई चीज भी होती है क्या? मैकडी नाम की कोई चीज भी है क्या? ये सब पता कैसे चलेगा जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं कराएंगे? हर चीज का एडवर्टाइजमेंट देख के तो हम जाते हैं। आज कोई नई बाइक की ऐड आ गई, हमारा मन कर जाता है अरे ये बाइक लेनी है, ले, पता है होता है ना। तो एडवर्टाइजमेंट हर कंपनी कराती है। एडवर्टाइजमेंट क्यों कराती है? ताकि उसका प्रोडक्ट बिकता है, राइट? अब ठीक है, मुझे एक बात बताना, क्या ये एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट सिर्फ उसी साल मिलता है? नहीं ना। कंपनी जो आज ऐड करा रही है उसकी वजह से वो सालों साल कमाएगी।
ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो कंपनी ने किया है, क्या वो उससे सिर्फ इसी साल कमाने वाली है? ना 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 ना, वो सोच समझ के एडवर्टाइजमेंट करा रही है ताकि सालों साल इससे मैं कमाऊं, राइट? तो मतलब एडवर्टाइजमेंट भी एक असेट हो गई ना, कि इसका जो बेनिफिट है वो मुझे सालों साल मिलता रहेगा, उसी साल खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। मैंने ऐड करा दी, उसी साल थोड़ी ना मेरे को बेनिफिट खत्म हो जाएगा, बहुत सालों तक मिलेगा, 2-3 साल तक मिलेगा, याद आएगा, फिर नई एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी। लेकिन कम से कम 1 साल से ज्यादा तो रहेगा ही लोगों के दिमाग में, मैगडी मैगडी मैगडी। एक बार शूटिंग हो गई, बार बार वो चलाते हैं उसको, खर्चा तो एक ही बार करते हैं ना, एक बार ऐड बन गई मैगडी की, ठीक है, अब बार बार वो स्क्रीन टाइम पे वो बिकती है, ठीक है, लेकिन खर्चा तो एक ही बार करते हैं, है कि नहीं? तो अब ये एक खर्चा मुझे पता नहीं कितने साल बेनिफिट देगा, लोगों को मेरी कंपनी के बारे में पता चलेगा, मेरी सेल बढ़ेगी, तो ये भी मेरा असेट है। असेट के हिसाब से तो जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब से, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मुझे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसे असेट साइड में तो लिखती हूं, लेकिन मैं इसको लिखती हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों? ये क्यों लिखती हूं मैं? इसीलिए लिखती हूं, ध्यान से सुनना, बिकॉज असेट और इसका ये पॉइंट तो सिमिलर है कि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट मिलता है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यह है, असेट की रीसेल वैल्यू होती है, जबकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती। क्या बताया मैंने आपको? असेट की होती है रीसेल वैल्यू, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती। मतलब आज मैं मशीन लेकर आई, मशीन बेच सकती हूँ कि नहीं बेच सकती? बेच सकती हूँ, ठीक है। क्या एडवर्टाइजमेंट को बेच सकती हूँ? खर्चा तो हो गया ना एडवर्टाइजमेंट कराने में, इसको बेचूंगी कैसे? आज मैंने अपनी कंपनी के लिए मैगडी ने एडवर्टाइजमेंट करा दी है, मैगडी एडवर्टाइजमेंट हो गया ना, खर्चा, फायदा बहुत सालों तक मिलेगा, पर इस खर्चे को बेच थोड़ी ना सकती हूँ, रीसेल वैल्यू नहीं है कुछ, बिकेगा कैसे? एक बार खर्चा हो गया एडवर्टाइजमेंट का, ये बिकेगा कैसे? एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना बिकती है। किसी का आपने सुना है क्या इसने ना एडवर्टाइजमेंट खरीदी है? सुना है क्या आपने कभी? नहीं ना, एडवर्टाइजमेंट तो हो गई ना, वो कैसे बिकेगी? मतलब इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट ये दोनों सेम है, असेट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि बेनिफिट तो एक साल से भाई ज्यादा मिलेगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, इसीलिए हम दोनों को लिखते हैं क्या? असेट, ठीक है, ये भी असेट साइड में ही आता है, बट बिकॉज इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, असेट बिक सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिक नहीं सकते, कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फिक्टिशियस असेट। असेट दिखते तो है पर असेट है नहीं, असेट जैसे है पर असेट नहीं है, बिकॉज इनकी कोई रीसेल वैल्यू, इन्हें बेच के आप बेच ही नहीं पाओगे। असेट बिक सकते हैं, ये नहीं बिक सकते, ये होता है मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। चले आगे बढ़े, ओके। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट्स में प्लीज पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स, बिकॉज हम अपनी इन क्लासेस के थ्रू ये पूरा हमारा पर्पज ही ये है कि आप लोगों के लिए अकाउंट सबसे सिंपल सब्जेक्ट बन जाए और आप लोग इजीली अपने 12th बोर्ड में एक्सेल करें। अकाउंट्स में तो सबके 90 आने चाहिए, ठीक है, तो इसका यही हमारा गोल है, ठीक है। तो आपके कोई भी डाउट्स आते हैं प्लीज कमेंट्स में पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रांजैक्शंस। यहां आपको दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन, आप कुछ ले रहे हो उसके बदले में आप कुछ दे रहे हो, ठीक है, यहां आप ले रहे हो इसके बदले आप कुछ दे रहे हो, इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन मतलब वो जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है।
फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या? जिनका पैसे में कुछ लेन देन होगा, बिना पैसे की बात नहीं होगी, जिनकी पैसे में बात हो सकती है, उन्हें हम कहते हैं क्या? उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। पैसे में जिनकी बात होगी। फाइनेंशियल कैरेक्टर है जिन चीजों को करने से पैसे का आना या पैसे का जाना होगा। इसमें आप खरीद रहे हो तो पैसे का जाना हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर है जिन चीजों में पैसे का आना और पैसे का जाना होगा। ठीक है, प्लस प्लस उनका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगा। ट्रांजैक्शन हर वो चीज है, पहला, जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर है। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब पैसे का उसमें लेन देन इन्वॉल्व है, या तो आना या तो जाना, प्लस ऐसा लेन देन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करे, आपकी बैलेंस शीट को अफेक्ट करे, तब हम उसे अपने लिए कहेंगे ट्रांजैक्शन। मेरा मतलब ये, आज मैं इस राइटिंग पैड को खरीद के लाई, ठीक है, अब मैंने ये खरीदा, पैसे का लेना देना हो गया इसमें, लेकिन ये तो मेरे P&L और बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा ना, इसमें आपका क्या? तो आपके लिए ये ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए दो चीजें होनी चाहिए। पहला, फाइनेंशियल कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस चीज में पैसे का लेन देन ही नहीं है वो अकाउंटिंग उसको मानता ही नहीं है, ट्रांजैक्शन बोलता है। अकाउंटिंग को जिन चीजों में पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, अकाउंटिंग को उनसे कोई मतलब नहीं होता है। अकाउंटिंग की नजर सारी की सारी पैसे पे रहती है। जैसे हर इंसान की नजर सिर्फ पैसे पे रहती है ना, अकाउंटिंग की भी नजर सिर्फ पैसे पे रहती है। पैसा पैसा पैसा, जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, दूसरा, उसका इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनना चाहिए। ठीक है, अब अगर मुकेश अंबानी कुछ कर रहा है, उसने बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फर्क पड़ेगा उसका? नहीं ना, तो उसके लिए वो ट्रांजैक्शन है पर मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब दो चीजें होनी चाहिए। पहला, फाइनेंशियल कैरेक्टर, दूसरा, उसका इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ओके ओके, दिस इज ट्रांजैक्शन, राइट? क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन मतलब हर वो ट्रांजैक्शन जो P&L में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो P&L में जाते हैं और बैलेंस शीट में नहीं? उन्हें हम कहते तो रेवेन्यू नेचर है, पर कैसे? जो ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं या फिर रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर मतलब डे टू डे, जो ट्रांजैक्शंस मेरे बार बार होते हैं। बार बार होने का मतलब ये नहीं है हर दिन में होते हैं, बार बार होने का मतलब होता है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। मेरे बिजनेस में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बार होते रहते हैं। जैसे सेल और परचेज, आपका जिस चीज का बिजनेस है उसको आप गुड्स को खरीदते भी हो, बेचते भी हो, खरीदते बार बार करते हो, ये चीज हर दिन थोड़ी ना करते हो, लेकिन बार बार, फ्रीक्वेंसी बहुत है। ठीक है, तो इसको, ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ये ऑपरेटिंग नेचर का है क्योंकि आपका मेन बिजनेस ही ये है, दूसरा ये रिकरिंग भी है क्योंकि ये बार बार होता है। तो ऑफकोर्स ये रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन है, ये P&L में ही जाएगा। लेकिन अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे लिए डिविडेंड इनकम ऑपरेटिंग नेचर की तो नहीं है, मेरा मेन बिजनेस डिविडेंड कमाना नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग नेचर की तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो आप डिविडेंड कमाते हो उसको आप P&L में लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हो। क्यों? बिकॉज वो रिकरिंग नेचर की तो होती है ना। कंपनी हर महीने डिविडेंड दे रही है आपको, तो बार बार मिल तो रहा है ना, पूरे साल में बार बार मिल रहा है ना डिविडेंड, रिकरिंग नेचर की तो है ना। इसलिए डिविडेंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन है, P&L में आता है। आपने देखा होगा डिविडेंड को आप कहां लिखते हो? P&L में। बिकॉज भले ही वो नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि मेरा मेन बिजनेस डिविडेंड कमाना नहीं है, मेरा मेन बिजनेस बॉटल बेचना है, लेकिन बार बार तो मिल रहा है ना, तो रिकरिंग नेचर का तो हो गया ना, इसलिए वो होता है रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू नेचर वो जो या तो ऑपरेटिंग नेचर का है या जो बार बार होता है।
ओके जी, क्लियर। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब जी हमारा आता है कैपिटल लेजर ट्रांजैक्शन। कैपिटल लेजर ट्रांजैक्शन मतलब कैसे, जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इधर है ये दोनों है, एंड वर्ड यूज किया मैंने, और नहीं, एंड, बिकॉज अगर मैं और यूज कर लेती तो आप बोलते मैम डिविडेंड, डिविडेंड तो नॉन ऑपरेटिंग है, आपने अभी बताया आपका बिजनेस तो बॉटल का है, डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग है, तो उसको कैपिटल लेजर, कैपिटल लेजर मतलब बैलेंस शीट में आता है, कैपिटलाइज्ड हो जाना। कैपिटलाइज्ड हो जाना का मतलब P&L नहीं, बैलेंस शीट में आना। तो आप तो अभी मुझे पूछ लोगे मैम ये तो फिर डिविडेंड तो किस में जाना चाहिए, बैलेंस शीट में, P&L में कैसे दिखा रहे हो, नॉन ऑपरेटिंग है। लेकिन मैंने क्या बोला, रेवेन्यू नेचर मतलब दोनों में से कोई भी चीज हो, चाहे ऑपरेटिंग और रिकरिंग नेचर। देखो अभी देखो, ऑपरेटिंग और रिकरिंग नेचर, लेकिन कैपिटल नेचर मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। एक तो नॉन ऑपरेटिंग होना चाहिए, आपके बिजनेस से नहीं रिलेटेड है, एंड नॉन रिकरिंग, बार बार भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए डिविडेंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन है और कैपिटल नेचर नहीं है। तो अब यह आपकी मैम सही हो गई, ठीक है, ओके, ठीक है। इसीलिए ये कहां आएगा, वो रेवेन्यू में और कैपिटल नेचर। अब कैपिटल नेचर का एग्जाम्पल है मशीन को परचेज करना। अपने बिजनेस के लिए खरीद रही हूं, लेकिन क्या मेरा मेन बिजनेस मशीन खरीदना है? नहीं। मेरा मेन बिजनेस क्या मशीन खरीदना है? नहीं। तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं हुई ना ये। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो मेरा मेन काम है, मशीन में बिजनेस के लिए यूज जरूर करूंगी, लेकिन क्या मेरा मेन काम मशीन को खरीदना है? नहीं। तो नॉन ऑपरेटिंग हो गई। और दूसरी बात, क्या बार बार बिजनेस में मशीन खरीदते रहते हैं? 1-1 करोड़ की मशीन आती है, बार बार खरीदूं, इतना पैसा नहीं ना। इतना पैसा तो मुकेश अंबानी भी खर्च नहीं करते, बार बार मशीन नहीं खरीदते वो। इतनी बड़ी मशीन बार बार खरीदेंगे नहीं ना। तो इसीलिए मशीन असेट परचेज करना, आपने देखा होगा आप P&L में उसे कभी नहीं डालते, बैलेंस शीट में डालते हो, बिकॉज वो कैपिटल नेचर है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर? या खत्म होता है हमारा ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट है, प्लीज फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपका डाउट है, ओके? कोई दिक्कत नहीं है, ओके? अब हम करेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी। आपने अपनी 11th क्लास में वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज ये सब किया होगा। अभी इनका कुछ बेसिक्स में आप लोग को रिकैप करवाना चाहती हूँ, बिकॉज क्या है ये सब मैं क्यों करा रही हूँ, सो दैट जब हम 12th का सिलेबस स्टार्ट करें ना, तो आपको ये आपके फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं है, ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। फिर आप खुद देखना कि 12th का हर चैप्टर आपके लिए कितना इजी बन जाएगा, बहुत इजी बनेगा। और सम्स तो हम सारे के सारे बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। हम फुल एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं, हर चैप्टर के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज ये बेसिक्स है इसलिए इसके नोट्स की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको समझना है। लेकिन 12th के सिलेबस के हर चैप्टर के नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी, फुल एनसीईआरटी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 100% फॉर श्योर, ओके? देखो अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता है, ये कहता है बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं भाई। बिजनेस ये पूरा टाटा एम्पायर, रतन टाटा जी ओनर, दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का जो है वो ये बात कहता है कि अकाउंट्स के लिए बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो बिजनेस अलग है जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ओनर अलग है जो कि एक
नेचुरल पर्सन है। यही कहता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, चलो सेकंड है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब चलते जाना चलते जाना। जैसे आपकी नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज चलती जाती है, बिंग वॉच करते जाते हो, बंद ही नहीं होते हो। तो बिजनेस भी यही चाहता है कि हम कभी बंद ना हो भाई, हम चलते जाएं। तो अकाउंट्स ये बोलता है कि हर इंसान की यही मेंटालिटी होती है। जब भी वो कोई बिजनेस खोलता है, वो किस सोच के साथ खोलता है कि मैं कभी बंद नहीं होऊंगा, मैं तो चलता जाऊंगा। मतलब ये बिजनेस का एजम्पशन होता है कि बिजनेस चलता जाएगा इन दी लॉन्ग रन। इसी को हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि बिजनेस हमारा चलता जाएगा, कभी बंद नहीं होगा, है कि नहीं। सीरीज बंद होनी चाहिए, लेकिन 12th में अच्छे परसेंट लाने हैं ना। ये नेटफ्लिक्स का गोइंग कंसर्न बंद करना पड़ेगा, बिजनेस का गोइंग कंसर्न समझना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस का गोइंग कंसर्न मतलब कि बिजनेस अकाउंट एज्यूम करता है कि कोई भी बिजनेस बंद होने के लिए नहीं खुलता है। हर बिजनेस खुलता है किस लिए, कि वो चलता जाएगा। ठीक है, अब इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से। आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के होने से क्या इंप्लीकेशन पड़ता है उसको समझना। आपने देखा होगा, आप अपने असेट को या लाइबिलिटी को दो में डिवाइड करते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट, करंट असेट, और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। आप अपने असेट को डिवाइड करते हो नॉन करंट असेट और करंट असेट, लाइबिलिटी को डिवाइड करते हो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। क्या मतलब है इसका, मैं क्यों डिवाइड करती हूं, मैं क्या बोलती हूं। नॉन करंट असेट मतलब वो असेट जो बैलेंस शीट डेट से, बैलेंस शीट डेट मेरा 31 मार्च, जो मेरा आखिरी डेट है 12 महीने की, उस डेट से अगले बस 12 महीने तक ही मुझे बेनिफिट देंगे, उसके बाद नहीं। क्या होते हैं अगले, सॉरी करंट असेट, आई एम रियली सॉरी, करंट असेट। एक बार फिर से, ठीक है, देखो बैलेंस शीट डेट जो मेरी 12 महीने की है, उस बैलेंस शीट डेट से जो असेट मुझे सिर्फ अगले 12 महीने तक बेनिफिट देगा, मतलब मेरी बैलेंस शीट बनती है 12 महीने की, जो असेट वो मेरे 12 महीने खत्म होने के बाद जो सिर्फ उस बैलेंस शीट डेट के एंड पे मुझे सिर्फ अगले 12 महीने और फायदा देने वाला है, सिर्फ और अगले महीने फायदा देने वाला है, उसे मैं क्या कहूंगी, करंट असेट। करंट असेट। और जो बैलेंस शीट डेट एंड होने से मुझे आगे और 2-3 साल फायदा देने वाला है, उसे मैं क्या कहती हूं, नॉन करंट असेट। क्या कहती हूं, नॉन करंट असेट। वैसे ही बैलेंस शीट डेट जो 12 महीने बनती है, मेरा पूरा पीरियड में जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड होता है, एंड डेट, दैट इज बैलेंस शीट डेट, वहां से अगले 12 महीने में जिन लाइबिलिटी का मुझे पेमेंट करना है, जिनका मुझे पेमेंट बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीने में करना है, उन्हें मैं क्या कहती हूं, करंट लाइबिलिटी। और जिनका पेमेंट बैलेंस शीट डेट के एंड से 2-3 साल तक बात करना है, मतलब अगले 12 महीने में तो नहीं करना है, उसके बाद करना है, उन्हें मैं कहती हूं नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर। देखो, असेट मतलब बैलेंस शीट डेट 12 महीने का पीरियड होता है, एंड डेट पर बैलेंस शीट बनाते हो, तो बैलेंस शीट डेट के एंड से अगले 12 महीने तक जिस असेट का बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ अगले 12 महीने तक मिलेगा बस, उसे मैं कहती हूं करंट असेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्वेंट्री, स्टॉक, आपको पता है जो स्टॉक है ये अगले 12 महीने में मैं बेच ही दूंगी, तो मतलब अगले 12 महीने में बेच के मुझे पैसे आ जाएंगे, बेनिफिट मिल जाएगा, खत्म, उसे मैं क्या कहती हूँ, करंट असेट। और जो चीजें बैलेंस शीट डेट से 12 महीने में नहीं, उससे भी ज्यादा फायदा देंगी और आने वाले सालों तक देंगी, 1 साल से ज्यादा देंगी फायदा, उन्हें मैं कहती हूँ नॉन करंट असेट। जैसे मशीनरी, 10 साल की मशीन में लेकर आई हूं, 10 साल की मशीन लेकर आई हूं मैं, राइट,
10 साल की मशीन लेकर आई हूं, 10 साल की मशीन है तो 1 साल पूरा होगा बैलेंस शीट डेट, क्या अगले ही साल तक खत्म हो जाएगी? नहीं, 10 साल तक चलेगी ना, 10 साल तक चलेगी, तो मैं उसे कहती हूँ नॉन करंट असेट। वैसे ही लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है? बैलेंस शीट डेट, एंड डेट, उससे 12 महीने में जिनका मुझे पेमेंट करना है उन्हें मैं कहती हूँ करंट लाइबिलिटी। जैसे मेरे क्रेडिटर्स जिनसे मैं गुड्स परचेज करके आई हूँ, 3 महीने से ज्यादा का क्रेडिट तो कोई नहीं देता, तो अगले 12 महीने में पेमेंट करना ही पड़ेगा। और आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब जो बैलेंस शीट डेट के बाद अगले 1 साल में तो मुझे इसका पेमेंट नहीं करना, आप चाहे अगले 2 साल में करना हो, अगले 3 साल में करना हो। जैसे लोन, बैंक से आपने लोन लिया 5 साल का, तो अगले 12 महीने में तो पेमेंट नहीं करना, बैलेंस शीट डेट से जिस दिन मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, एंड डेट, वहां से अगले 12 महीने में तो नहीं करना मैं इसका पेमेंट, वो क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान से समझना लिंकेज। अगर गोइंग कंसेंट कंसेप्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं, ठीक है, तो आपको क्या जरूरत थी करंट नॉन करंट क्लासिफाई करने की? गोइंग कंसेंट क्या बोलता है? बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा। बिकॉज बिजनेस चलता जाएगा, तभी तो आप क्लासिफाई कर रहे हो कि ये बैलेंस शीट डेट है मेरी, 12 महीने खत्म हो गया, इससे अगले 12 महीने में क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। अगर आपका बिजनेस चलता जाएगा ही नहीं, तो आप तो अगले 12 महीने में ही सब चीजें सुलटा दोगे ना, खत्म कर दो सब कुछ। ऐसा करते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं करते हो? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि आप ये बोलते हो जिस दिन बैलेंस शीट 12 महीने हो गए, उसके बाद अगले 12 महीने में मेरा बिजनेस खत्म नहीं होने वाला, अभी तो बहुत साल चलेगा भाई, इसीलिए तो मैं क्लासिफाई करती हूँ अगले 12 महीने की चीजों को करंट असेट और करंट लाइबिलिटी में, उसके आगे वाली चीजों को नॉन करंट असेट और नॉन करंट लाइबिलिटी में। क्लासिफिकेशन का रीजन क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो अकाउंट बोलता है कि हर बिजनेसमैन की सोच होती है कि मेरा बिजनेस तो चलता जाए, राइट? ओके, चलो, तो आई होप कि आज जितने हमने टर्म्स किए हैं वो सब आपको पूरी तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, हमारी 1 या 2 क्लासेस बस और बेसिक्स की होंगी, उसके बाद हम अपने 12th सिलेबस के मेन चैप्टर्स पे आ जाएंगे, लेकिन यही बेसिक्स आपको हेल्प करेंगे 12th का सिलेबस बहुत स्मूथली करने में। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय। आई होप आपके दिन बहुत अच्छे जाए। बाय बाय, टाटा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस to watch full accounting course. Okay, bye.